कहानियाँ हिंदी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामपुर नाम के एक गांव में मल्लेशम और गंगम्मा नाम का एक दंपत्ति रहता था। मल्लेशम की उम्र 40 साल थी और गंगम्मा भी लगभग उसी उम्र की थी। वे दोनों मेहनती तो थे, लेकिन खाने पीने के मामले में बहुत ही लालची थे। वे किसी को कुछ नहीं देते थे और अगर कोई कुछ मांगता तो मुंह पर ही साफ मना कर देते थे। खासकर मल्लेशम को मछली की सब्जी बहुत पसंद थी। एक दिन हाट में एक बड़ी कोरला मछली देखकर मल्लेशम का मन ललचा गया। उसने फैसला किया कि इसे कैसे भी घर ले जाकर गंगम्मा से स्वादिष्ट रस्सा बनवाएगा और दरवाजे बंद करके अकेले ही खाएगा। मल्लेशम हाट से उत्साह के साथ घर आकर हाथ में पकड़े पत्तों के दोने को छिपाते हुए, गंगम्मा, ओ गंगम्मा, दरवाजा खोल। आ रही हूँ, रुकिए। इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्या कोई पीछे पड़ा है? गंगम्मा दरवाजा खोलती है। मल्लेशम तेजी से अंदर आता है, चारों ओर देखता है और तुरंत दरवाजे की कुंडी लगा देता है। ये क्या जी, दिन दहाड़े दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मल्लेशम आवाज धीमी करके, कोई न देखे इसीलिए तो बंद कर रहा हूँ पगली। आज मैं क्या लाया हूँ ये पता चला तो पूरा गांव हमारे घर के सामने कतार लगा देगा। ऐसा क्या है जी? सोना है या हीरे? उससे भी बढ़कर है, ये देख। पत्तों का दोना खोलकर दिखाता है। उसमें एक बड़ी कोरला मछली और ताजी सब्जियां हैं। बाप रे, कितनी बड़ी मछली है जी। ये कोरला मछली है ना? हाँ, हाट में सब इसी के लिए होड़ लगा रहे थे, लेकिन मैंने उस सांबैया से 1 रुपया ज्यादा देकर इसे हथिया लिया। ये हमारी किस्मत है, आज इसे सिर्फ हम ही खाएंगे। एक टुकड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। सच कहा जी, इसका स्वाद अद्भुत होता है। इमली का रस्सा बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालकर सरसों के तेल में पकाएं तो हाँ, महक से ही पेट भर जाएगा। तू ख्यालों में ही मत खोई रहे, काम शुरू कर। लेकिन एक शर्त है, पकाते समय महक बाहर नहीं जानी चाहिए। उस पड़ोसन सुब्बम्मा की नाक गिद्ध जैसी है। महक सूंघ ली तो बस कटोरी लेकर क्या सब्जी है मल्लेशम कहते हुए आ टपकेगी। आप डरिए मत, मैं रसोई की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दूंगी। धुएं के निकास पर गीला बोरा ढक दूंगी। महक हमारे घर से बाहर नहीं जाएगी। तो शुरू हो जा, मैं जाकर स्नान करके आता हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी, आपके आने तक सब्जी उबल रही होगी। लेकिन इतनी बड़ी मछली है, क्या एक पहर में खत्म हो जाएगी? एक पहर में न हो तो रात को खाएंगे, कल सुबह खाएंगे। खराब थोड़ी हो जाएगी। नमक मिर्च अच्छे से डालकर पकाना, 2 दिन तक चलेगी। ठीक है जी, आप होकर आइए। कहकर मछली लेकर रसोई में जाती है। गंगम्मा ने सारी खिड़कियां बंद कर दी, मछली को साफ किया और मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। इमली का रस्सा, तीखी मिर्च और मसाले मिलाए, बर्तन चूल्हे पर रख दिया। सब्जी उबलने की महक पूरे घर में फैल गई। गंगम्मा के लिए उस महक को रोकना मुश्किल हो रहा था, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं बाहर न चली जाए। गंगम्मा सब्जी चलाते हुए खुद से, आहा, क्या महक है। मल्लेशम जी की क्या किस्मत है, इतनी अच्छी मछली मिली। लेकिन ये महक दरवाजों की दरारों से कहीं बाहर न चली जाए। मल्लेशम स्नान करके गीली धोती पहने रसोई में झांकता है। ए गंगम्मा, हो गया क्या? मेरी नाक में महक आ रही है, देखो बाहर तो नहीं जा रही। नहीं जी, मैंने सब बंद कर दिया है, लेकिन सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। टुकड़ा पका या नहीं देखूं क्या? देख देख, लेकिन जोर से आवाज मत करना। गंगम्मा एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालते हुए, अद्भुत है जी। नमक मिर्च सब बराबर है। बस 5 मिनट और रखा तो तेल ऊपर तैरने लगेगा। जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं जाकर खाने के लिए पत्तल तैयार करता हूँ। इतने में बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। कौन है जी इस वक्त? मुझे क्या पता, वही सुब्बम्मा होगी। गंगम्मा, सब्जी का बर्तन नीचे उतार। अरे, सब्जी अभी उबल रही है, अभी उतारा तो कच्ची महक आएगी। कच्ची महक आए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी अदन नहीं आएंगे। पहले चलुआ बजुआ। मल्लेशम धीरे से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कौन है? मास्के गांव से आते हुए इधर आ गया। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पीने का पानी हो तो दीजिए। मल्लेशम सिर पीटते हुए, मेरा साला वेंकन्ना है, ये आया है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। सब्जी की महक सूंघ ली तो बर्तन खाली किए बिना नहीं छोड़ेगा। क्या करें? उसकी नाक बहुत तेज है, ध्यान रखना कि वो रसोई में ना आए।
आ रहा हूँ साले साहब। गंगम्मा स्नान कर रही है, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, 1 मिनट रुको। ए जी, बर्तन कहाँ छिपाऊं? रसोई में रहा तो महक आएगी। उस खाट के नीचे रख दे। नहीं, मचान पर रख दे। नहीं, वहां बिल्ली होगी। हाँ, हमारे कपड़ों के संदूक के पास उस कोने में रखकर ऊपर से मेरा पुराना कंबल ढंक दे, महक नहीं आएगी। गरम गरम बर्तन है जी, कंबल जल तो नहीं जाएगा? मछली की सब्जी से ज्यादा कीमती थोड़ी है कंबल, पहले छिपा दे। गंगम्मा ने हड़बड़ाहट ने गरम बर्तन को उठाया, कमरे के कोने में रखा, उस पर एक पुरानी टोकरी उल्टी करके रखी और उसके ऊपर मल्लेशम का पुराना कंबल ढंक दिया। मल्लेशम ने जाकर दरवाजा खोला। वेंकन्ना अंदर आया। मल्लेशम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, पर वो नाटक कर रहा था। क्या बात है जीजा जी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। आहा, ये कैसी महक है, पूरा घर महक रहा है। महक? कैसी महक साले साहब? मुझे तो कुछ नहीं आ रही। ये क्या बात हुई जीजा जी, मछली के रस्से की महक साफ आ रही है। कोरला मछली है ना? अरे भैया आ गए। मछली की सब्जी हमारे घर में कहाँ से आई? वो पड़ोस वाली सुब्बम्मा जी बना रही होंगी। वो महक हवा से इधर आ गई होगी। ऐसा है क्या? मुझे तो यहीं से आती लग रही है। खैर, भूख बहुत तेज लगी है बहना, खाने में क्या है? मल्लेशम अंतरात्मा के कोसने के बावजूद खाना? अरे साले साहब, आज गंगम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, वंट नहीं पकाया, बस थोड़ी सी खट्टे पत्तों की चटनी और चावल हैं। चटनी? इस महक के बीच चटनी खानी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, पेट तो भरना ही है। परोसो बहना। ठीक है भैया, बैठो। गंगम्मा ने बेमन से पत्तल बिछाई, चावल और चटनी परोस दी। मल्लेशम सामने बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वेंकन्ना कब जाएगा। चटनी अच्छी है, लेकिन वो मछली की महक मेरे मुंह में पानी ला रही है जीजा जी। सुब्बम्मा जी से मांग कर थोड़ी सी सब्जी नहीं मंगवा सकते क्या? नहीं साले साहब, वो बहुत लड़ाकू है, मांगेंगे तो गालियां देगी। जल्दी खाओ, तुम्हें गांव में काम है, ऐसा कह रहे थे ना? काम तो कल भी हो जाएंगे, आज यहीं सो जाऊंगा। बहुत दिन हो गए बहन से बात किए। सो जाओगे आज रात को? हाँ, क्यों जीजा जी, कोई एतराज है क्या? अरे एतराज कैसा, आपका ही घर है भैया। रुकिए। वो दोनों थोड़ी साइड में फुसफुसाने लगी। ए जी, अब क्या होगा? वो बर्तन कमरे में है, रात भर रहा तो महक पूरे कमरे में भर जाएगी। क्या करें, इसे भेजने का रास्ता सोचना होगा, या फिर इसके सोने के बाद हम खाएंगे। वेंकन्ना खाना खाकर चबूतरे पर लेट गया। मल्लेशम और गंगम्मा अंदर फुसफुसा रहे थे। सब्जी का बर्तन कोने में कंबल के नीचे पड़ा था। गर्मी की वजह से कमरे में महक और बढ़ गई। मल्लेशम भूख से तड़प रहा था। इतने में उनकी पालतू बिल्ली ने महक सूंघ ली। गंगम्मा, उस बिल्ली को देख, कमरे की तरफ जा रही है, उसे बाहर भगा। श, भाग, बाहर भाग। ए जी, वेंकन्ना भैया सो गया क्या? खर्राटे तो भर रहा है, लेकिन गाढ़ी नींद है या नहीं पता नहीं। मेरे पेट में भूख से आग लग रही है। वो सब्जी ठंडी हो गई तो स्वाद चला जाएगा जी। स्वाद चला जाए तो परवाह नहीं, वेंकन्ना के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इतने में कमरे से धड़ाम से आवाज आई। वो कैसी आवाज थी? गंगम्मा देखने के लिए दौड़ी। हाय हाय मेरे करम। मल्लेशम भी जल्दी जल्दी में गया। क्या हुआ गंगम्मा? देखिए, उस बिल्ली ने कंबल खींच लिया, टोकरी गिर गई, बर्तन पलट दिया। फर्श पर लाल मछली का रस्सा फैल गया था। बिल्ली एक बड़ा सा टुकड़ा मुंह में दबाकर खिड़की से भाग गई। हे भगवान, मेरी कोरला मछली, मेरी खरीदी हुई मछली मिट्टी में मिल गई, बिल्ली खा गई। वेंकन्ना नींद से उठकर आंखें मलते हुए अंदर आया। क्या हुआ जीजा जी, क्या है ये शोर? अरे, यहाँ मछली की सब्जी कैसे गिर गई? क्या बताऊं साले साहब, हमारी फूटी किस्मत और क्या। ओहो, तो ये बात है। घर में मछली की सब्जी बनाकर नहीं है कहकर छिपा दी। गंगम्मा शर्म से सिर झुकाकर, भैया वो इन्होंने। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहना। जीजा जी की कंजूसी और लालच के बारे में क्या मैं नहीं जानता? 4 लोगों के साथ बांटकर खाने से क्या घट जाता? अब क्या हुआ, न मुझे मिली न तुम्हें मिली, मिट्टी में मिल गई। कम से कम वे बचे हुए टुकड़े तो। छी, मिट्टी में मिला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए जीजा जी। अब तो अकल टिकाने लाओ। अतिथि भगवान के समान होता है। घर आए मेहमान को खाना ना देकर छिपाओगे तो वह ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। मल्लेशम फर्श पर बैठ गया। भूख, दुख और अपमान सबने मिलकर उसे रुला दिया।
गंगम्मा ने घर साफ करना शुरू किया। महक अभी भी वैसी ही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। ए जी उठिए, जो होना था वो हो गया। वेंकन्ना भैया ने सच ही कहा, हमने गलती की। हाँ गंगम्मा, लालच ज्यादा हो गया। उस बिल्ली ने मछली को नहीं, मेरे घमंड को खाया है। ठीक है जीजा जी, दुखी मत होइए। मेरे पास बासी चावलों की पोटली है, उसमें मेरी पत्नी का बनाया हुआ आम का अचार है। तुमने मुझे माफ कर दिया साले साहब, मैंने तुम्हें धोखा दिया था ना। अपनों के बीच गुस्सा नहीं होता जीजा जी, सबक सीख लिया, बस यही काफी है। आइए, भूख लगी है। गंगम्मा अपना भाई के पास आके, भैया तुम कितने अच्छे हो, और हम। चुप कर बहना, बांट कर खाने से सिर्फ प्यार बढ़ता है। आज ये आम का अचार और चावल खा लेते हैं, कल मल्लेशम जीजा जी फिर से हाट जाएंगे, एक और बड़ी मछली लाएंगे, तब सब मिलकर मजे से खाएंगे। जरूर साले साहब, कल हाट में मिलने वाली सबसे बड़ी मछली हमारी ही होगी। इस बार पूरे गांव को बुलाएंगे। चैन मिला, अब जाकर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, उतना ही काफी है। तीनों मिलकर चबूतरे पर बैठे और वेंकन्ना के लाए हुए चावल और आम का अचार खुशी खुशी खाया। लेकिन बांट कर खाने का असली आनंद जरूर मिल गया। लालच और स्वार्थ इंसान को मुसीबतों में धकेल देते हैं। जो है उसे 4 लोगों के साथ बांट कर खाने में ही असली आनंद और संतुष्टि होती है। छिपाकर रखा हुआ धन या अन्न किसी के काम नहीं आता, जबकि बांटने से प्यार बढ़ता है। सर्दियों की शाम, ठंडी हवा चल रही है। नहर का पानी लबालब बह रहा है। झोपड़ी के चारों ओर बेलों पर लौकी, कद्दू और सेम की फलियां लटक रही हैं, लेकिन वहां उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। सायम्मा कांपते हुए एक पुराना कंबल ओढ़े झोपड़ी के बाहर बैठी रास्ते की तरफ देख रही है। उसके पैरों में सूजन है। अरे बाप रे, ये ठंड तो राक्षसी जैसी है, हड्डियां कांप रही है। कोई भी इंसान सब्जियां लेने नहीं आया। बगल में ही लौकी की बेल को सहलाकर देखती है। क्या फायदा बेटी, तुम सोने की तरह फली हो, कोमल और चिकनी हो, लेकिन तुम्हें खरीदने वाला कोई मालिक ही नहीं आया। ना रामापुर वाले आएंगे, ना सीतापुर वाले आएंगे, ठंड में कोई नहीं आएंगे। तभी नहर के उस पार किसी को जाते हुए देखकर चिल्लाती है। ओए, कौन है? सुबन्ना, तुम ही हो क्या? इधर आओ ना, ताजी सब्जियां है, ले जाओ ना बेटा। हवा के शोर में उसकी आवाज उस पार नहीं सुनाई देती। वो आदमी चला जाता है। सायम्मा निराश होकर, नहीं सुनाई देगा, मेरी आवाज मुझे ही सुनाई नहीं दे रही तो उन्हें क्या सुनाई देगी? बेचारे, उन्हें कहकर भी क्या फायदा। मुझ जैसी बुढ़िया के लिए इस ठंड में इस पानी में कौन आएगा? अगर मैं ठीक होती तो टोकरी सिर पर रखकर मैं ही चली जाती। अब तो एक कदम भी नहीं चल सकती, क्या करूं? सायम्मा की आंखों में आंसू आ गए। पेट में भूख की आग शुरू हो गई। उठकर अंदर जाने ही वाली थी कि चक्कर आकर नीचे गिर पड़ती है। कोटेशु और उसकी पत्नी लक्ष्मी पैदल आ रहे हैं। दोनों के सिर पर छोटी छोटी गठरियां हैं, कपड़े मैले हैं और वे थके हुए हैं। ए जी, और कितनी दूर है? पैर दर्द हो रहा है, सुबह से एक दाना नहीं खाया, इस ठंड में चला नहीं जा रहा है। धीरज रखो लक्ष्मी, धीरज। कोई ना कोई गांव तो आएगा ही। उस तरफ देखो, नहर बह रही है, पानी है तो इंसान भी होंगे ही। इंसान हो भी तो क्या हमें काम देंगे? 3 गांव से भगा दिया, हमारे पास ही काम नहीं है, तुम्हें क्या काम देंगे, ये कहकर भगा दिया। अब कहाँ जाएंगे? हाँ, किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे। भगवान ने हमें पैदा किया है तो ऐसे हवा में थोड़ी छोड़ देगा। तभी कोटेशु को दूर सायम्मा की झोपड़ी और उसके सामने गिरी पड़ी सायम्मा दिखाई देती है। लक्ष्मी, वो देखो, वहाँ एक झोपड़ी है, कोई इंसान नीचे गिरा पड़ा है, चलो जल्दी चलो। दोनों दौड़कर झोपड़ी के पास आते हैं। कोटेशु सायम्मा को उठाकर बैठाता है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? आंखें खोलो अम्मा। लक्ष्मी, उस लौकी के सूखे खोल में पानी है, देखो, इधर लाओ। लक्ष्मी पानी लाकर सायम्मा के चेहरे पर छिड़कती है, मुंह में डालती है। सायम्मा धीरे से आंखें खोलती है। सायम्मा कमजोरी से, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? हम रागीर हैं अम्मा, काम की तलाश में जा रहे हैं। तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। अरे, मुझे लगा कि मेरे प्राण ही निकल गए। अभी तक अटके हुए हैं क्या? बैठो बेटा, थके हुए लग रहे हो।
अम्मा, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटी, ठीक ही हूँ। बस 2 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गया है। उपवास? वो कैसे अम्मा? चारों ओर देखो तो बेलों पर सब्जियां लटक रही हैं। हाथ की पहुंच में खाना रखकर भूखी क्यों हो? कोटेशु और लक्ष्मी एक दूसरे का मुंह पगले, देखते हैं। सिर्फ सब्जियां होने से क्या होगा? उन्हें उबालने के लिए एक बूंद तेल और नमक भी तो चाहिए। कच्ची लौकी तो चबा कर नहीं खा सकती ना। घर पे कुछ भी नहीं है। ये सब्जियां बिकेगी तभी तो उस पैसे से राशन खरीदूंगी। ठीक है अम्मा, आप चिंता मत करें। हमारे पास थोड़ा ज्वार का आटा बचा है, उससे रोटी बनाती हूँ और इस कद्दू को उबाल देती हूँ। इस वक्त कुछ खाकर सो जाते हैं। भगवान की तरह आए बच्चों। अंदर मिट्टी के बर्तन और सूखी लकड़ियाँ चूल्हे के पास है, ले लो। झोपड़ी के अंदर छोटा सा दिया जल रहा है। लक्ष्मी ने चूल्हे पर खाना बनाया। तीनों बाहर अलाव जलाकर बैठे हैं। लक्ष्मी ने पत्तों पर रोटियां और उबले हुए कद्दू के टुकड़े परोसे। आहा, भूख के स्वाद के आगे कोई चीज नहीं टिकती। नमक ना हो तो भी अमृत जैसा लग रहा है। तुम लोग ना आते तो आज रात में मर ही जाती बेटा। वैसे जा कहाँ रहे हो? नहीं पता अम्मा, जहाँ काम मिले वहीं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया, पेट की खातिर निकल पड़े। किसी ने बताया इस रामापुरम में खेती का काम मिलेगा, इसीलिए इधर आए। रामापुरम? वो देखो, उस नहर के पास ही है रामापुरम और इस तरफ सीतापुरम है। लेकिन उस तरफ जाने के लिए नहर पार करनी होगी। कोई घाट नहीं है, नाव नहीं है। बाप रे अम्मा, मेरी बस की नहीं है। मेरे पैर में बहुत दर्द है। मेरी भी यही मुश्किल है बेटी। ये नहर समंदर की तरह बह रही है। लोग यहाँ आते नहीं और मैं नहीं जा सकती, इसीलिए फंस गई हूँ। कोटेशु सोच में पड़ गया। उसने अपनी आधी खाई रोटी रोकी, नहर की ओर, सायम्मा की ओर और वहां ढेर लगी सब्जियों की ओर देखा। अम्मा, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। हमारे पास वैसे भी काम नहीं है। तुम्हारे पास काम है पर तुम कर नहीं सकती। तुम्हारी सब्जियां बिक जाएं तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और हमें खाना मिलेगा। मेरे पास क्या काम है बेटा? इन सब्जियों को पानी देना, वो तो मैं धीरे धीरे रेंगते हुए कर लेती हूँ। असली समस्या इन्हें बेचना है। मैं भी वही कह रहा हूँ। बेचने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बदले में क्या तुम हमें रोज खाना दोगी? तुम बेचोगे? कैसे बेटा? क्या वे 10 मील गठरी उठाकर पैदल जाओगे? नहीं चलूंगा अम्मा, मैं पैदल नहीं चलूंगा। तुम्हारी सब्जियों को भी नहीं चलाऊंगा, आसानी से ले जाऊंगा। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या हवा में उड़ाकर ले जाएंगे? हवा में नहीं लक्ष्मी, पानी में। अम्मा, मुझे बढ़ई का काम आता है। अपने पिताजी से नावें बनाना सीखा था। तुम्हारे घर के पीछे मैंने बड़े बड़े बांस और बेकार पड़ी लकड़ियां देखी हैं। उनसे एक छोटी नाव बनाऊंगा। नाव तुम बनाओगे? हाँ अम्मा, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारे पास पड़े पुराने सामान और रस्सियां इस्तेमाल करूंगा। एक छोटी नाव बनाकर उसमें ये सब्जियां रखकर तुम्हें भी बैठाकर रामापुरम और सीतापुरम के घाटों तक ले जाऊंगा। तुम शान से नाव में बैठकर बेच सकती हो। ये अच्छा उपाय है। हमें चलना नहीं पड़ेगा, वजन नहीं उठाना पड़ेगा। सच में बनाओगे बेटा? मेरे जिंदगी को फिर से रास्ता दिखाओगे। भरोसा रखो अम्मा, कल सुबह ही काम शुरू करूंगा। लेकिन काम पूरा होने तक हमें मुट्ठी भर चावल देने तुम होंगे। तो मेरे बच्चे जैसे हो। यहाँ खूब सब्जियाँ है, उबाल लेंगे, जैसे तैसे जी लेंगे। काम शुरू करो। कोटेशु फुर्ती से काम कर रहा है। कुल्हाड़ी से बांस काट रहा है। लक्ष्मी उसकी मदद कर रही है। सायम्मा एक लकड़ी के सहारे वहीं बैठकर देख रही है। लक्ष्मी, वो तार इधर दो। इस बांस को मजबूती से बांधना है, पानी में डूब न जाए, इसीलिए नीचे वो पुराने पीपे बांध देते हैं। क्या सच में ये नाव पानी में तैरेगी? हम डूब तो नहीं जाएंगे ना? मेरे हाथ के काम पर भरोसा नहीं है? मेरे पिताजी की बनाई नावें गोदावरी की बाढ़ में नहीं डूबी। ये नहर क्या चीज है? तुम देखती रहो, ये राजहंस की तरह चलेगी। बेटा, उस लकड़ी पर थोड़ा तारकोल लगाना होगा, वरना पानी सोख लेगी। मैं लेकर आती हूँ, मेरे पास है।
सायम्मा धीरे धीरे रेंगते हुए जाकर डिब्बा लाती है। एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। अम्मा, इतने दिन तुम्हारा कोई सहारा नहीं था क्या? थे ना बेटा, मेरे बेटे और बहू थे, दोनों चल बसे। तब से ये घर और नहरी मेरा सहारा है। अब तुम लोग आ गए, सब ठीक हो जाएगा। अब हम हैं ना अम्मा, आपका कष्ट हमारा कष्ट। शाम होते होते एक काम चलाऊ नाव तैयार हो गई। कोटेशु ने उसके लिए एक मजबूत चप्पू भी बनाया। हो गया, हमारी लक्ष्मी नाव तैयार है। कल सुबह ही इस पर हमारी पहली यात्रा होगी। कोटेशु और लक्ष्मी मिलकर टोकरियों भर लौकी, बैंगन और कद्दू नाव में चढ़ा रहे हैं। सायम्मा को सावधानी से पकड़कर नाव में बैठाया। सायम्मा डरते हुए पर खुश होकर, बेटा संभाल कर, नाव हिल रही है। डर की कोई बात नहीं अम्मा, मजबूती से पकड़ लो। लक्ष्मी, मैं चप्पू चलाऊंगा। कोटेशु ने मजबूत हाथों से चप्पू चलाया। नाव धीरे से पानी पर खिसकी। सायम्मा के चेहरे पर खुशी छलक उठी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है बेटा, बिना चले ही सफर कर रहे हैं हम। हाँ अम्मा, आप तो रानी की तरह बैठी हो। नाव नहर में तेजी से रामापुरम की ओर आगे बढ़ी। रामापुरम के लोग घाट पर कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे। इतने में सब्जियों से भरी नाव को आता देख हैरान रह गए। अरे वो देखो, नाव आ रही है। उसमें तो हमारी सायम्मा लग रही है। सायम्मा, वो तो चल फिर ना पाने के कारण बिस्तर पर पड़ गई थी ना, नाव में कैसे आ रही है? वो नाव कौन चला रहा है? नाव किनारे पहुंची। कोटेशु ने नाव को बांध दिया। और रामापुरम वाले, तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही थी, आ नहीं पा रहे थे ना, इसीलिए मैं ताजी ताजी सब्जियां लेकर आ गई हूँ, खरीद लो बेटा। रंगम्मा, एक ग्रामीण महिला। अरे सायम्मा काकी, आप ही हो ना? कितने बरसों बाद आपको देखा। हम तो ठंड के कारण नहीं जा पा रहे थे। मैं जिंदा हूँ रंगम्मा, ये देखो, मेरे इस बेटे के बदौलत तुम तक पहुँच गए। कौन है अम्मा ये लड़का? नाव तो बहुत अच्छी बनाई है। भगवान ने मुझे बेटा दिया है। ठीक है, बातें बाद में, पहले सब्जियां खरीदो, घर पे नमक नहीं है। लोग टूटकर सब्जियां खरीदने लगे। मुझे दो लौकी, मुझे कद्दू कहते हुए होड़ लग गई। कोटेशु और लक्ष्मी फटाफट तोलकर दे रहे हैं। सायम्मा पैसे लेकर अपने पल्लू में बांध रही है। सायम्मा काकी, ये बैगन बहुत ही अच्छे हैं, ये लो पैसे। वैसे तुम फिर कब आओगी? रोज आएंगे अम्मा जी। सुबह इस घाट पर रहेंगे, शाम को उस तरफ सीतापुरम घाट पर रहेंगे। आपको जो भी चाहिए ले आएंगे। बहुत बढ़िया काम किया भाई। हमारी भी उस दूर तक पैदल चलकर जाने की मुसीबत टल गई। कल मेरे लिए पत्तेदार सब्जियां लेकर आना। कोटेशु, देखा, एक ही पहर में सब बिक गया। मेरे पास अब 100 रुपए है। अम्मा, तो फिर देर किस बात की? घर का जरूरी सामान खरीदते हैं, चलो। तीनों किराने की दुकान पर गए। अम्मा, थोड़ा तेल, नमक, मिर्च और चावल चाहिए। सिर्फ वही नहीं लक्ष्मी, तुम्हारे और कोटेशु के लिए नए कपड़े भी खरीदेंगे। पहनने लायक कपड़े नहीं है ना? रहने दो अम्मा, पहले खाना जरूरी है। चुप कर रे, मेहनत का काम किया है, पेट भर खाना और तन पर पहनना चाहिए। सेठ जी, एक अच्छी बोरी चावल, तेल, नमक और कपड़े दे दो। वे खुशी खुशी सामान खरीदकर नाव में रखकर वापस झोपड़ी की ओर चल पड़े। झोपड़ी के अंदर उस रात त्योहार जैसा माहौल था। नए चावल का भात, तेल डालकर बनी बैंगन की सब्जी और दाल की महक आ रही थी। तीनों नए कपड़े पहनकर पत्तों पर खाना खा रहे हैं। आहा, कितने दिन हो गए ऐसे पेट भर खाना खाए हुए। सच है लक्ष्मी, अम्मा तुम्हारे हाथ की बनी बैंगन की सब्जी बहुत लाजवाब है। खाओ बेटा, पेट भर खाओ। इतने दिन मैं खुद को अनाथ समझती थी, आज लग रहा है मेरा भी एक परिवार है। अम्मा, एक बात पूछूं? हमें काम मिल गया, मजदूरी मिल गई, कल सुबह हमें चले जाना चाहिए क्या, या फिर? सायम्मा ने खाना रोक दिया, डर से देखने लगी। चले जाओगे, काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए मुझे फिर से इस अंधेरे कमरे में छोड़कर चले जाओगे। हम जाना नहीं चाहते अम्मा, लेकिन ये आपका घर है, हम तो गैर है। किसने कहा गैर हो? कोख से जन्मे बच्चे भी नहीं पूछते आजकल, लेकिन तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बदल दी। सायम्मा उठकर गई
और अपने पुराने संदूक से एक चाबी निकाली। ये देखो, ये झोपड़ी, ये घर और ये नाव सब तुम्हारा है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे देख लेना, उसके बाद ये सब तुम्हारा ही होगा। अम्मा, हमें जायदाद नहीं चाहिए, माँ का प्यार काफी है। हमारी माँ नहीं है, पिता नहीं है, तुम ही हमारा सहारा हो। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस नहर के किनारे ही हमारी जिंदगी है। यही नाव हमारी रोजी रोटी है। हाँ अम्मा, अब से आप सिर्फ सब्जियाँ तोड़ना, बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। आप घर पे रह के खाना बनाना। ठीक है, आज के बाद इस झोपड़ी का दिया कभी नहीं बुझेगा। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के साथ खड़े होने और बुद्धिमानी से कठिन परिस्थितियों का सामना करने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है।